सो हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई कर ले। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से पावर शेयरिंग, और इस बार हम एक नई कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक रिकैप ले लेते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था बेल्जियम के बारे में कि कैसे बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिससे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया। तो यार पहली वीडियो से रिलेटेड मैं कुछ मीम्स लेके आया हूँ, और अगर आपको ये रिलेट हो रहे हैं इसका मतलब आपने पहली वीडियो देखी है, और अगर नहीं देखी तो यार जाओ जाकर उसको भी देखना। तो देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका की, जिसकी पॉपुलेशन में जो 74% पॉपुलेशन है वो है सिनाला स्पीकर्स, जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। और दूसरे हैं तमिल स्पीकर्स, जो तमिल भाषा बोलते हैं। इन तमिल स्पीकर्स के भी दो सब ग्रुप्स हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोरफादर इंडिया में थे, फिर बाद में वो माइग्रेट होकर श्रीलंका में आ गए। और जो तमिलियन हैं वो टोटल 18% हैं, और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो हैं 13%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं, जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, वो मेनली बुद्धिस्ट है। और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। और कुछ सिन्हाला स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग लोग जो हैं, जो कि 7% है पॉपुलेशन का, वो क्रिश्चियन हैं। तो क्लियरली हमें दिखाई दे जा रहा है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो मेजॉरिटी में है श्रीलंका में, और काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी में। और जो तमिल स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी में है, और उनकी माइनॉरिटी बहुत कम है, मतलब कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटी में है वो। तो इस वजह से क्या हुआ, जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ तो सिन्हाली ने अपनी डोमिनेशन शुरू कर दी, जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं। और उनका डोमिनेशन का जो पहला दाव था वो था 1956 में, जब उन्होंने एक एक्ट पास करा जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज करा सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने इस एक्ट में ये बोला कि जो सिन्हाला होगी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी अब श्रीलंका की, और उन्होंने तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया कि भाई तमिल जो है उसको हम कुछ नहीं मानते, जो सिन्हाला है वही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज के साथ साथ जो सिन्हाला गवर्नमेंट है उन्होंने एक और पॉइंट इसमें डाला, वो था कि जो सिन्हाला गवर्नमेंट है, सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग हैं उनकी जो गवर्नमेंट थी, जो मेजॉरिटी में थी उस टाइम पे, वो जो है सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ देगी, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ जो कि सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग हैं उनको ही काम में आएगी। किसमें? एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। यानी अगर बात एजुकेशन की आती है तो सिन्हाला स्पीकर को पहले प्रेफर करा जाएगा रादर देन तमिल स्पीकर, और अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात आती है तो इसमें भी सिन्हाला स्पीकर को प्रेफर करा जाएगा रादर देन तमिल स्पीकर। तो जो तमिल्स थे, बेसिकली श्रीलंकन तमिल्स, उनको नेग्लेक्ट करते हुए तो एक तीसरा पॉइंट लेके आए जो उस एक्ट में था, वो ये था कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करेगी बुद्धिज्म को और उसी को ही आगे बढ़ाएगी। तो बेसिकली जो 1956 में ये एक्ट पास हुआ, उसके तीनों पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि जो तमिल्स है, अब ना उनकी लैंग्वेज को फॉलो करा जाएगा, ना उनको एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस दी जाएगी, और ना ही उनके कल्चर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्लियरली कल्चर, लैंग्वेज, गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन, इन सब पे क्लियर होल्ड जो है वो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उसका हो गया है। और उन्होंने इतने धड़ल्ले से करा है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा थी कि तमिलियंस को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो जो हमारे श्रीलंकन तमिल्स हैं, दे स्टार्टेड फीलिंग एलियनेटेड। अब उन्हें लगा कि यार ना हमसे कुछ पूछा गया, और सीधा का सीधा 1956 में एक एक्ट पास कर दिया गया और बोला गया कि कल्चर, गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन और लैंग्वेज, इन सब में सिन्हाला स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो भाई साहब, अगर कोई भी कम्युनिटी होती उसके साथ ये सब होता तो वो क्या करती? आप सबको इसका आंसर पता है। और जी हाँ, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने भी यही करा। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च करी,
They launched protest, strikes, and struggles against the government. अब जो उनकी जो प्रोटेस्ट थी, जो उन्होंने स्ट्राइक्स लॉन्च करी और काफ़ी जो स्ट्रगल करी, उसका जो मेन पॉइंट वो था कि जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज करे तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, इवन एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, बट दे हैव टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और दूसरा उन्होंने ये मांग करी कि हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में, यानी सिर्फ सिनाला स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उनको ही एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस ना मिले, हमें भी एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो काफ़ी वैलिड पॉइंट था इनका प्रोटेस्ट का, पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। गवर्नमेंट ने इनके ये पॉइंट डिनाई कर दिए, तो अब इनकी जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ती गई और इनका जो अब नया पॉइंट आया वो ये था कि उन्हें एक रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब कि जो श्रीलंकन तमिल पॉपुलेटेड एरिया है उसको इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमी इनको दे देनी चाहिए श्रीलंकन तमिल्स को, कि भाई जहाँ हमारा पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे राज हम करेंगे और वहाँ पे जितने भी राइट्स वाइट्स हैं वो सिर्फ श्रीलंकन तमिल गवर्नमेंट देखेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी में है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ये भी नहीं मानेंगे। तो होना क्या था, 1980s में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिनकी मेन डिमांड यही थी कि दे वांट एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम और एन इंडिपेंडेंट एलम। एलम का मतलब होता है स्टेट, यानी उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था। और जब गवर्नमेंट ने ये भी डिनाई कर दिया तो श्रीलंका में शुरू हुई सिविल वॉर। तो जो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर हुई उसमें काफ़ी लोग मरे, श्रीलंका की रिसोर्सेज को भी काफ़ी नुकसान हुआ और इसका कुछ इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे भी पड़ा। तो आइए देखते हैं कि जो इम्पैक्ट है ये इंडिया में कैसे पड़ा। श्रीलंका में सिविल वॉर के टाइम पे जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसका हेड था वीलुपिल्लई प्रभाकरन। इसने राजीव गांधी की असैसिनेशन करवाई थी जब वो चेन्नई में अपनी रैली में गए थे। और यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राजीव गांधी के असैसिनेशन का प्लान करा था बाय यूजिंग फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब। वो ब्लास्ट इतना डेडली था कि राजीव गांधी की डेड बॉडी भी नहीं मिली और उनके कुछ जो कपड़े हैं वो इंदिरा गांधी मेमोरियल में अभी भी हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने राजीव गांधी की डेथ इसलिए करवाई क्योंकि राजीव गांधी ने श्रीलंका में पीस फोर्सेस डिप्लॉय कराई थी ताकि जो सिविल वॉर है श्रीलंका की वो रुक सके, और गवर्नमेंट की हेल्प भी करी थी सिविल वॉर को रोकने में। ये आपकी बुक में नहीं है पर ये एक्स्ट्रा है ताकि आप जान सकें कि ये सिविल वॉर कितनी बड़ी थी। तो अब दोनों कंट्रीज़ की स्टोरी से हमें ये पता चल गया है कि क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि पावर शेयरिंग जहाँ हुई वहाँ क्या आउटकम्स आए और पावर शेयरिंग जहाँ नहीं हुई वहाँ क्या आउटकम्स आए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों है? तो इसके दो रीज़न हैं, एक है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीज़न। तो जो प्रूडेंशियल रीज़न होता है वो ये होता है कि इसमें काफ़ी तोल भाव करके, काफ़ी जज करके, काफ़ी सिनेरियो को देख के फिर ये रीज़न दिया जाता है। तो प्रूडेंशियल रीज़न हमारा ये है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड एज इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिड्यूस कर देती है सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, और दूसरा कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। अगर आपकी कंट्री में पावर शेयर हो रही है तो आपकी कंट्री में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमेशा रहेगी। अगर मोरल रीज़न की बात करें तो मोरल रीज़न ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज़ ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी अगर पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी के लिए वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाती है पावर शेयरिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। यार मेरी एक बात याद रखना कि अगर आपको लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स कम चाहिए तो आपको लाइफ में भी पावर शेयर करना ज़रूर आना चाहिए। तो यार वेट मत करो, सीधा जाके लाइक बटन को दबाओ, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।